करने की आपको सैलरी दी जाती है। जब ये पहले महीने में चेंज किया गया तो इसको 1 तारीख से 5 तारीख को शिफ्ट कर दिया गया। तो ये जो 4 दिन का बीच में गैप आया, 1 तारीख से 5 तारीख का जो 4 दिन का गैप आया, उसमें तो इन्होंने आपको सैलरी दी ही नहीं। तो वो सैलरी कहाँ गई? वो सरकार खा गई। मैं कहूँगा प्रखर रूप से मानता हूँ कि सिर्फ सुरक्षा जो है महिला की ज़रूरी नहीं है, पुरुष की भी ज़रूरी है। नेता गलत है या उनमें ईमानदारी की कमी है या कुछ और आप इस बारे में कहना चाहते हैं? ये तो नहीं है, क्योंकि आप देखेंगे 2 लाख नौकरी दे देंगे, ये हवाबाजी है। कैसे देंगे? पैसा तो आपके पास है ही नहीं। ये एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल टॉपिक होने वाला है। मैं बोलूँगा, मुझे पता है बहुत लोग ऑफेंड होंगे। स्मार्ट सिटी हमारे प्रदेश के अंदर कोई भी नहीं है। इनफैक्ट हमारे पूरे देश के अंदर कोई स्मार्ट सिटी नहीं है। स्कूल होती है, इससे यंगस्टर्स ऑलरेडी बिगड़ चुके हैं। मैंने खुद देखा है स्कूल के बच्चों को ड्रग्स लेते हुए। ये एक तरह का आप समझ लीजिए कि एक गैंग काम कर रहा है। गैंग कैसे काम कर रहा है कि आपने एक बहुत हार्ड एग्जाम बना दिया। आपको नौकरी किस चीज़ की देनी है? क्लर्क की नौकरी देनी है। आप उससे पूछ क्या रहे हो? हिस्ट्री के सवाल पूछ रहे हो। किसी सरकार की बंदे को ज़रूरत है मेरी, तो भाई कॉन्टैक्ट कर ले, लेकिन कोई नहीं करता। ये एक मैंने बहुत कमी देखी है। अपनी गलती को कोई मानना ही नहीं चाहता। दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं हूँ होस्ट, आपका प्यारा होस्ट नीतीश राजपूत। लेकर आया हूँ एक स्पेशल पॉडकास्ट आप सबके सामने, क्योंकि आज की पॉडकास्ट में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग बातें होने वाली है। और क्योंकि आज के हमारे पॉडकास्ट में हमारे गेस्ट है निखिल ठाकुर जी, जो कि सोशल मीडिया चैनल के माध्यम से हिमाचल में सोशल अवेयरनेस और पॉलिटिकल मुद्दों को उठाते हैं और पेशे से इंजीनियर, एरोप्लेन के इंजन बनाने वाली दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी में डिजिटल मैन्युफैक्चरिंग स्पेशलिस्ट की पोस्ट पर कार्यरत है। आज हम इनसे हिमाचल के कुछ मुद्दों पर बात करेंगे और जानेंगे इनके बारे में भी बहुत कुछ ज़्यादा। तो निखिल सर, वेलकम टू द लिमिटलेस टॉक। थैंक यू मुझे बुलाने के लिए। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। आप कैसे हैं? बस एकदम बढ़िया है। और बहुत मैंने आपके बारे में जब रिसर्च किया तो मुझे बहुत सारी हैरानी कर देने वाली चीज़ें सामने आई जी। तो चलिए, पहले तो मैं सबसे पहले ये चाहता हूँ कि प्लीज़ थोड़ा सा इंट्रोडक्शन तो मैंने दे दिया है, आप थोड़ा सा अपने बारे में थोड़ा सा बता दीजिए ऑडियंस को। जी नमस्कार। मैं लिमिटलेस की सभी ऑडियंस को अपना प्यार भरा नमस्कार देता हूँ। मेरा नाम डॉक्टर निखिल ठाकुर है। मैंने एरो इंजन टेक्नोलॉजी में PhD की। उससे पहले मेरे बैचलर्स की है अपनी मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। मेरा जन्म शिमला में हुआ। शिमला में ही मैं पैदा हुआ, वहीं मेरा जो है स्कूलिंग हुई है। शुरू की स्कूलिंग सब वहाँ से मैं चली। उसके बाद मैं थोड़ा टाइम चंडीगढ़ भी रहा, वहाँ थोड़ा हायर स्टडीज़ के लिए वहाँ गया और वहीं से मैंने फिर बैचलर्स की मैकेनिकल में और वहीं से फिर मेरी जो है जर्नी शुरू हुई अपनी जॉब के लिए। तो आज तक मेरे पास 17 साल का एक्सपीरियंस हो चुका है, जिसमें मोस्टली इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस है और साथ में टीचिंग का भी एक्सपीरियंस है। और ये सारा जो एक्सपीरियंस है यही मुझे ज्ञान देता है, यही मुझे जोश देता है कि मैं पॉलिटिकल मुद्दों के ऊपर बात करूं। और क्योंकि मैं बचपन से अपने पिताजी के साथ बहुत जुड़ा रहा हूं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है पॉलिटिकल मुद्दों पे बात करना, अपने प्रदेश के लिए काम करना, अपने प्रदेश के लोगों को अपलिफ्ट करना। बिल्कुल। तो यही इसी वजह से मैंने अपना चैनल शुरू किया। हाँ, मेरा बस इसमें एक छोटा सा यही सवाल है कि जैसे आप फिलहाल आप इंग्लैंड में जी जॉब करते हो अपने इसके लिए, तो मेरा एक छोटा सा सवाल है, ये बहुत लंबा नहीं है, कि देखिए हमारे हिमाचल में ऐसा होता है कि अगर कोई इंसान हिमाचल से इंडिया से बाहर चल गया, अच्छी पोस्ट पर चला गया, तो वो पीछे मुड़कर देखना जायज़ नहीं समझता है जी। और आप इतनी बड़ी कंपनी में एक बहुत अच्छी पोस्ट पर हो, तो हिमाचल की तरफ वापस रुख करने का और मुद्दों को सोचने का आपके अंदर क्या ऐसी बात या दिमाग में आपकी आई? जैसा कि मैंने आपको भी बताया, मैं अपने पिताजी से बहुत ज़्यादा अटैच रहा, बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ रहा। मेरे पिताजी जो थे वो बहुत पहले से सोशली बहुत ज़्यादा एक्टिव थे, वो पॉलिटिकल मुद्दों को उठाया करते थे और वो बहुत लिखते भी थे। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशंस उन्होंने बहुत ज़्यादा सुप्रीम कोर्ट में दायर करी, बहुत लोगों का उन्होंने काम किया। तो बहुत बचपन से ही मैंने वो सब चीज़ें सीखना शुरू कर दिया था। और जैसे मेरे पिताजी जब वो बनाया करते थे, केस बनाया करते थे या जब रिप्रेजेंटेशंस बनाया करते थे, तो मैं उनके लिए टाइप किया करता था। तो वहाँ से मेरा जो इंटरेस्ट है उसके लिए जागा और बहुत ज़्यादा मुझे वो बहुत चीज़ हिट की कि आप किसी की मदद कर सकते हैं लिखने से ही। आप एक केस के द्वारा ही किसी की मदद कर सकते हैं। बिल्कुल। तो उस चीज़ के बारे में मैंने फिर जाना और फिर मैंने भी लिखना शुरू किया, लोगों की मदद करनी शुरू की। और हिमाचल तो मेरा ही प्रदेश है, ये मेरे अपने लोग हैं, मेरा परिवार है, तो मैं इनको कभी नहीं छोड़ सकता। बहुत अच्छी बात है। चलिए, आप आगे के मुद्दों पर आने से पहले आपने जैसे पिताजी की बात की, तो प्री पॉडकास्ट आपके साथ कुछ बात हुई थी कि जैसे आपने कहा था कि आपके पिताजी की जब डेथ हुई थी तो डेथ के बाद कुछ अनयूजुअल एक्टिविटी आपके साथ हुई थी, तो उसके बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। हाँ, ये एक ऐसी एक्टिविटी है जो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे पिताजी मेरे साथ कम्युनिकेट कर रहे थे। बहुत लोगों को शायद ये नहीं लगता होगा, लेकिन उसके पीछे की मैं आपको एक पूरी बैकग्राउंड स्टोरी बताता हूँ। मैं अपने PhD के फाइनल ईयर में था
और उस टाइम में अपनी थीसिस लिख रहा था। तो थीसिस के दौरान इंडिया में तो चलिए आप थीसिस में कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन इंग्लैंड में आप ये सब नहीं कर सकते, बहुत ही सीरियस लेवल की आपको रिसर्च करनी पड़ती है। और जो आप काम करते हैं वो इंडस्ट्रियली एप्लीकेबल भी होना चाहिए, कुछ उसका फायदा इंडस्ट्री को मिलना चाहिए, तभी आपको पीएचडी को ग्रांट करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो पीएचडी की एप्लीकेशन, मेरी टॉपिक एक ऐसा था एरो इंजन के ऊपर कि एक एक इंजन जो है वो 1 करोड़ रुपए से ज्यादा का उसका एक पार्ट होता है। अच्छा। तो आप उस एक पार्ट के ऊपर अगर टेस्ट करेंगे और उसको फेल कर देंगे तो आप 1 करोड़ का नुकसान कर देंगे। तो वो सब स्ट्रेस मेरे अंदर बहुत ज़्यादा हो गया था, मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं, और मैं बार बार अपने पिताजी को याद करता था। अच्छा। तो सोते हुए जैसे पिताजी का नाम लेके सोना और उनसे बात करने की, कुछ मुझे गाइड करो। तो क्या होने लगा, मुझे उनके सपना आना शुरू हो गया। वो मुझे सपने में दिखने लगे, कभी सफ़ेद कपड़ों में दिखते थे, कभी मुझे वो कुछ गाइड करते थे, बताते थे कि इस तरीके से लिखो, इस तरीके से काम करो। पहले मैंने अवॉइड किया क्योंकि मैं भी एक साइंस का स्टूडेंट हूँ और ये बहुत विचित्र घटना है, इसको हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते। तो साइंटिफिकली तो आप उसको प्रूव ही नहीं कर पाएंगे। तो मैंने सोचा कि हो सकता है क्योंकि मैं स्ट्रेस में हूँ और पिताजी को याद कर रहा हूँ तो शायद वो इसलिए दिख रहे हैं। लेकिन कुछ समय के बाद क्या हुआ, एक इंग्लैंड के घरों में हर जगह पे एक छोटे छोटे सेंसर लगे होते हैं टेम्परेचर के, वो आपके रूम का टेम्परेचर कंट्रोल करते हैं। तो उसमें टाइम आता है और साथ में टेम्परेचर आता है। तो कुछ समय पे जैसे मान लीजिए मैं स्ट्रेस में हूँ, कुछ चीज़ सोच रहा हूँ, तो उस समय पर वहाँ पे क्या होता था, टाइम लॉक हो जाता था। और वो जो टाइम है वो जैसे 1 1 2 2 या 3 3 ऐसे जो नंबर्स हैं उसके पैटर्न्स में जाके लॉक होता था। और उस समय पर वो जो टाइम है कुछ डिफरेंट टाइम होता था, फिर भी वो वहाँ पे लॉक हो जाता था। पहले मुझे वही इंजीनियरिंग की सोच थी, तो मुझे लगा कि शायद इसकी बैटरी वीक है। मैंने बैटरी भी चेंज करके देखी, लेकिन वो नहीं था, बैटरी ठीक थी। फिर मैंने एक इंजीनियर को भी बुलाया उसे चेक करने के लिए, और उस वो वारंटी पीरियड में था, तो उन्होंने सेंसर चेक किया, सेंसर बिल्कुल ठीक था, कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं थी। तो मुझे तब ऐसा लगा कि शायद कोई कम्युनिकेशन हो रहा है, किसी तरीके का कुछ सुपर नेचुरल कम्युनिकेशन है ये। उसके बाद भी मैंने इसको अवॉइड किया क्योंकि वही इंजीनियरिंग की सोच दोबारा मेरे को हिट करती रही, वही साइंस बार बार बीच में आती रही। मैंने उसके बारे में नहीं सोचा। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, मुझे घरों के जो नंबर होते हैं, हाउस के जो नंबर्स होते हैं, उन नंबर्स में भी ये पैटर्न दिखना शुरू हो गए। अच्छा। फिर मैंने इसके ऊपर रिसर्च करी, पढ़ा, इसके बारे में थोड़ा जाना। तो क्या होता है, कैथोलिक रीजन में, क्रिश्चियनिटी में ये कहा जाता है कि जो एंजल्स होते हैं, जिसको हम देवदूत बोलते हैं अपनी आम भाषा में, वो आपके साथ कम्युनिकेट करते हैं जब आप स्ट्रेस में होते हो, जब आपको उनकी कोई नीड होती है, तो वो आपके साथ कम्युनिकेट करते हैं। फिर मैंने उन पैटर्न्स को समझना शुरू किया, उन नंबर्स को जानना शुरू किया कि ये 1 1 का मीनिंग क्या है, 2 2 का मीनिंग क्या है। और वो उस समय पे जो मैं चीज़ सोच रहा था, जो मुझे आंसर चाहिए था, वो आंसर थे वो। अच्छा, एक्यूरेट आंसर थे। क्या बात है। और फिर मैंने उन आंसर्स के ऊपर काम किया, और आप हैरान हो जाएंगे ये बात जान करके, मेरी जो यूनिवर्सिटी है जिससे मैंने पीएचडी की है, वो 180 साल पुरानी यूनिवर्सिटी है इंग्लैंड की। और उसके 180 साल के इतिहास में ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं है जिसकी पीएचडी 2.5 साल के अंदर हो गई हो। और मैं अकेला ऐसा स्टूडेंट हूँ जिसकी पीएचडी 2.5 साल में हो गई, और वो बेहतरीन पीएचडी मानी गई, गोल्डन पीएचडी मानी गई है, जिसे उन्होंने आज भी रखा हुआ है और आज भी स्टूडेंट्स को दिखाते हैं। तो मुझे आज भी ये लगता है कि मेरे पिताजी ही शायद मेरे साथ कम्युनिकेट कर रहे थे, है ना। चलिए, बहुत ये एक तो अच्छी बात है ना ये। और हाँ, बिल्कुल। वो समय भी आपके लिए याद आता होगा मुझे। बहुत मैं अभी भी नाम लेता हूँ उनका, मेरा वही पैटर्न है कि नाम लेके सोना। लेकिन अब वो चीज़ नहीं होती क्योंकि अब मैं स्ट्रेस में नहीं हूँ, मुझे शायद रिक्वायरमेंट नहीं है, तो वो नहीं दिखाई देते हैं। चलिए, बहुत ज़बरदस्त बात कही आपने। चलिए, अब थोड़ा सा मुझे लगता है कुछ मुद्दों पर बात कर ली जाए। आने वाले 10 सालों में आप क्या देखते हैं कि हिमाचल में कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो भड़कने वाले हैं, या क्या आपका विचार है इसमें? देखिए, हिमाचल प्रदेश के तो बहुत से मुद्दे ऐसे हैं जो हिमाचल प्रदेश को डुबाने वाले हैं। अच्छा। और वो उसको अंधकार के गड्ढे में ऐसा लेके जाएंगे कि हिमाचल वहाँ से निकल नहीं पाएगा। जो सबसे पहला मुद्दा है वो तो बेरोजगारी का मुद्दा है। वो अभी भी बहुत हॉट मुद्दा है और ये परेशानी ऑलरेडी बन चुका है। देखिए, 3 तरह की चीज़ें होती है। सबसे पहली चीज़ होती है कि अगर कोई चीज़ अभी समस्या नहीं बनी है और अगर आप उसको अभी से ठीक कर लेंगे तो वो आगे जाके प्रॉब्लम नहीं बनेगी, तो आपको जो है वो करेक्टिव मेजर नहीं लेना पड़ेगा। लेकिन अगर कोई चीज़ ऑलरेडी समस्या बन चुकी है तो आपको करेक्टिव मेजर से ही उसे ठीक करना होगा। और तीसरी प्रॉब्लम क्या आती है, जब समस्या क्रॉनिक हो जाती है, जब आपने उसको करेक्टिव मेजर करके भी ठीक नहीं किया है, उस समय पे वो क्रॉनिक बन जाती है। तो बेरोजगारी आज हिमाचल के लिए क्रॉनिक डिजीज़ है और ये आगे बढ़ती जाएगी, क्योंकि हिमाचल प्रदेश की जो दूसरी समस्या है वो है आर्थिक संकट। वो उसको कभी उभरने ही नहीं देगा। अभी हम सब ने देखा है कि किस तरीके से आर्थिक संकट बढ़ता चला जा रहा है। हम कह रहे हैं कि हिमाचल के ऊपर कर्ज बहुत ज़्यादा हो गया। आज मैं अगर आपको डिटेल बताऊं तो हिमाचल प्रदेश का जो कर्ज है उसका प्रिंसिपल अमाउंट से डबल उसके पर इंटरेस्ट है। तो हम उसका इंटरेस्ट भी वापस नहीं कर पाएंगे। तो जब हम इंटरेस्ट वापस नहीं कर सकेंगे तो नई नौकरियां पैदा कहाँ से करेंगे, और जब नई नौकरी पैदा नहीं करेंगे तो बेरोजगारी कभी खत्म ही नहीं होगी। तो ये 2 मुद्दे तो बहुत ही ज़्यादा हॉट होने वाले हैं। इसके साथ साथ ड्रग्स का मुद्दा जो है वो बहुत ज़्यादा हॉट होने वाला है, क्योंकि ऑलरेडी मैंने खुद देखा है 10 में से 8 जो लोग हैं वो ऑलरेडी ड्रग्स का सेवन कर रहे हैं।
चाहे वो शराब के रूप में हो, चाहे वो सिगरेट के रूप में हो, चाहे वो लोकल दवाई ले रहे हो, किसी ना किसी रूप में वो ड्रग्स का सेवन कर रहे हैं। और ये बहुत बड़ी समस्या बनने वाली है। तो ये 3 मुद्दे मुझे लगता है ये हिमाचल को डुबाने वाले हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ड्रग्स की आपने बात बहुत अच्छी कही, और इसको जितनी जल्दी अगर ठीक कर लें तो मुझे लगता है कि आने वाली पीढ़ियां बच सकती है। जी, ड्रग्स के पीछे एक उसकी पूरी साइंस है, एक उसका पूरा मैकेनिज्म है। वो मैकेनिज्म आपको समझना होगा। थोड़ा समय लूंगा मैं, थोड़ा लंबा आंसर हो सकता है ये। बिल्कुल आराम से, कोई दिक्कत नहीं। ड्रग्स को मैंने 4 स्टेज में डिवाइड किया है, जैसे कैंसर को 4 स्टेज में डिवाइड करते हैं। तो जो पहली स्टेज है ड्रग्स की, वो होती है ड्रग्स की एंट्री। आपके प्रदेश के अंदर, आपके घर के अंदर ड्रग्स की एंट्री कैसे होगी? अगर आप अपने प्रदेश को एक घर समझते हैं, उसकी 4 दीवारी को अगर आपने सील कर दिया है तो कोई चीज़ उसके अंदर नहीं आ सकती। लेकिन अगर आपने उसके दरवाजे भी खोल दिए हैं, खिड़कियां भी खोल दी हैं, तो कीड़े मकोड़े तो अंदर आएंगे ही। और यही चीज़ है, ड्रग्स की एंट्री जो है वो हिमाचल प्रदेश के अंदर पंजाब के रीजन से होती है, क्योंकि पंजाब के साथ अनफॉर्चुनेटली हिमाचल का बॉर्डर है। बिल्कुल। और हम इतना लंबा बॉर्डर है कि हम उसको पूरी तरीके से कंट्रोल नहीं कर सकते, हमारे पास पूरा स्टाफ भी नहीं है उसको करने के लिए। और अगर मान लीजिए कोई टूरिस्ट बन करके अगर प्रदेश के अंदर आ रहा है तो आप उसको कैसे रोकेंगे? जो दूसरा जो स्टेज है ड्रग्स का, वो है कि ड्रग्स की डिस्ट्रीब्यूशन। अंदर आ गई है ड्रग्स, अब उसको लोग डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। अब उन्होंने क्या किया है कि डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए यंगस्टर्स का यूज़ कर रहे हैं। वो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि यंगस्टर्स बेचारे बेरोजगार हैं, परेशान हैं, स्ट्रेस में हैं, पैसा कमाना सबको ज़रूरी है, रोटी सबने खानी है, और साथ ही साथ लोगों को ओछापन भी बहुत है, दिखावा बहुत है। आईफोन खरीदना है, पैसा नहीं है ना? तो ये सब चीज़ें भी जो हैं लोगों में बहुत है। तो उसकी वजह से जल्दी पैसा कमाने की होड़ में ये बच्चे जो हैं इन्फ्लुएंस हो जाते हैं और ये ड्रग पेडलर बन जाते हैं, ड्रग को डिस्ट्रीब्यूट करने का काम शुरू कर देते हैं। तीसरी जो स्टेज है इसकी, वो जो स्टेज है वो बहुत खतरनाक है, वो कंजम्पशन स्टेज है। वो ऐसी स्टेज है जहाँ पर जो लोग हैं उसको कंज्यूम करना शुरू कर देते हैं, वो ड्रग्स के आदी बन जाते हैं। अब आपने एक बार ड्रग्स को लेना शुरू किया, अच्छी लगेगी, आपका जो स्ट्रेस है थोड़ी देर के लिए दूर होगा, आपको वो परेशानी जितनी भी आपके दिमाग में चल रही थी थोड़ी देर के लिए निकल जाती है। अब बच्चों को ये चीज़ समझ में नहीं आती है, यंगस्टर्स को ये चीज़ें समझ में नहीं आती है, वो बहुत फ्रेजाइल ब्रेन होता है उनका, उनको आप कहीं पे भी मोल्ड कर सकते हो। तो उस स्टेज के अंदर जैसे ही वो ड्रग्स लेना शुरू करते हैं वो उसके आदी बन जाते हैं, और एक बार आदी बने तो फिर आप उसको कभी नहीं हटा सकते। भूल जाइए कि आप उसको हटा पाएंगे। बिल्कुल। और जो चौथी स्टेज है, सबसे खतरनाक जो स्टेज है, जिसके बारे में कोई बात नहीं करता, और मैं बहुत हैरान हूँ कि हिमाचल प्रदेश के अंदर ड्रग्स को मिटाने के लिए एक स्पेशल सेल भी बनाया गया है। अच्छा। लेकिन स्पेशल सेल भी इस बारे में बात नहीं करता है, क्योंकि उन्होंने असली और सही लोग रखे ही नहीं है उस सेल के अंदर। और वो चौथी स्टेज है मार्केटिंग। अब आप सोचेंगे ड्रग्स की मार्केटिंग तो इलीगल है। हाँ बिल्कुल। तो मार्केटिंग होती ही 2 तरीके से, एक तो इलीगल मार्केटिंग है, एक लीगल मार्केटिंग है। इलीगल मार्केटिंग होती है जो ड्रग पेडलर्स हैं, ये जो बच्चे हैं, ये जो कंज्यूम कर रहे हैं, इनके द्वारा इनको कह दिया जाता है कि आप 2 कम से कम या 3 और बच्चों को आप ड्रग्स दीजिए तो हम आपको एक्स्ट्रा मनी देंगे, एक्स्ट्रा पैसा देंगे। तो वो उस एक्स्ट्रा मनी, एक्स्ट्रा पैसे के लालच में वो और बच्चों को वो फिर ड्रग्स बेचना शुरू कर देते हैं। तो ये होगी इलीगल मार्केटिंग। अब लीगल मार्केटिंग क्या है? ये आप रोज देखते हो टीवी पे, आप मूवीज देखते होंगे बॉलीवुड की, आप सीरियल्स देखते होंगे, कॉमेडी शोज देखते होंगे, उसमें क्या दिखाया जाता है? हीरो हीरोइन को क्या करते हुए दिखाया जाता है? ड्रग्स लेते हुए दिखाया जाता है, शराब पीते हुए दिखाया जाता है, सिगरेट पीते हुए दिखाया जाता है, डिस्को में नशे में धुत दिखाया जाता है। ये दिखाया जाता है कि ये बहुत कूल चीज़ है। तो जब आप किसी चीज़ को कूल करके दिखाएंगे, अच्छा कर बना के दिखाएंगे, तो यंगस्टर उसकी तरफ अट्रैक्ट होगा ही, नेचुरली अट्रैक्ट होगा। बिल्कुल। आप उसकी अट्रैक्शन को नहीं रोक सकते। और ये लीगल तरीका ढूंढा गया है ड्रग्स को बेचने के लिए, क्योंकि इसमें बहुत बड़े बड़े लोग इन्वॉल्व होते हैं। तो ये जो 4 स्टेज हैं बहुत खतरनाक स्टेज है। और जो आपने मतलब ये लास्ट वाला पॉइंट कहा, ये तो हमारे आंखों के सामने, लेकिन हमें कभी दिखा नहीं, हमने कभी विचार नहीं किया इस बात पर। जी, वो होता है क्योंकि हम लोग इतने बिजी हैं अपनी लाइफ के लिए, अपनी रोटी पानी कमाने में हम इतना बिजी हैं, अपने घर को पालने में इतना बिजी हैं कि हम बहुत सारी चीज़ें अवॉइड कर देते हैं। अभी तो बहुत ऐसे मुद्दे हैं जो अगर मैं आपको बताऊं तो आप हैरान हो जाएंगे। आपके घर के सामने कूड़ा पड़ा रहेगा, आपको ये भी नहीं पता है कि कूड़ा उठाने का, कूड़े प्रबंधन का भी सिस्टम होना चाहिए, लेकिन उसके बारे में कोई बात ही नहीं करता। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आपने ना एक बात कही थी कि हिमाचल में पॉलिटिक्स क्राइसिस है, तो इसको भी थोड़ा सा आप अपने शब्दों में एक्सप्लेन कर सकते हैं? तो पॉलिटिकल क्राइसिस का ऐसा है कि हिमाचल प्रदेश में अक्सर आपने देखा होगा कि 2 ही पार्टीज जो है उसके बीच में गवर्नमेंट हमेशा खेलती रहती है, या तो बीजेपी होती है या कांग्रेस होती है। एक पार्टी की जब सरकार बनती है तो वो दूसरी पार्टी को गाली देती है, दूसरी पार्टी की जब सरकार बनती है तो पहली पार्टी को गाली देती है। ये गाली गलौज का सिस्टम चला रहता है। और आम आदमी जो है वो इतना धोखे में रहता है क्योंकि उसको पता ही नहीं है। अब क्या हो रहा है, कांग्रेस की सरकार क्या कहती है, बीजेपी की सरकार ने बहुत ज्यादा कर्ज ले लिया, अब हमें दिक्कत आ रही है। बीजेपी की सरकार क्या कहती है कि पिछली सरकार ने बहुत ज्यादा कर्ज लिया था, हमें दिक्कत आ रही है। तो ये दिक्कत खत्म कब होगी?
ये पॉलिटिकल क्राइसिस है हमारे प्रदेश के अंदर, जो कभी ख़त्म नहीं होगा मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि जो जनता है वो बदलना नहीं चाहती। हमारा वोटिंग सिस्टम बहुत घटिया है। आप वोट कैसे देते हैं, उसका क्या क्राइटेरिया है, आप किसी नेता को कैसे चुन रहे हैं, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ग्राउंड लेवल पे वही काम करने वाला है। होता क्या है, जो मैंने देखा है, अपने बड़े बुजुर्गों को भी देखा, मेरे भी घर परिवार में ऐसे लोग हैं जो कांग्रेस के मेंबर हैं, जिनको लगता है कि कांग्रेस बढ़िया है, और कुछ मेरे अपने रिश्तेदार हैं जो बीजेपी को बढ़िया बोलते हैं, तो उनका आपस में भी झगड़ा चला रहता है परिवार में। ये भी आपने भी देखा होगा, हिमाचल में बहुत कॉमन चीज़ है ये। होता क्या है कि जब मान लीजिए 4 नेता खड़े हैं, आपने उन चारों को चुनना है, तो लोग क्या बोलते हैं, अरे चारों घटिया हैं, जो थोड़ा कम घटिया है उसको चुन लेते हैं। जब 4 घटिया तो मत चुनो ना किसी को, आप किसी और को खड़ा करो, किसी ईमानदार को खड़ा करो, किसी नए चेहरे को लेकर के आओ। अगर आप किसी का सपोर्ट ही नहीं करेंगे तो कोई आपके लिए क्यों खड़ा होगा? बिल्कुल बिल्कुल। तो जनता पहले गलती करती है, फिर चुनने का तरीका गलत है। या तो मुफ्त के प्रलोभन की वजह से चुना जाता है। अभी आपने देखा 1500 रुपये देंगे महिलाओं को, मुफ्त बिजली देंगे, मुफ्त पानी देंगे। ये पूरे हिंदुस्तान में चल रहा है, ऐसा नहीं कि हिमाचल में ही है, ये पूरा सिस्टम ही पॉलिटिकल ऐसा क्रिएट किया गया है। देखिए, जो नेता है वो प्रोडक्ट है और जो जनता है वो कस्टमर है। तो जैसी कस्टमर की डिमांड होगी प्रोडक्ट वैसा ही बनेगा। अब जनता खुद ही बेईमान है तो प्रोडक्ट भी बेईमान होगा। अगर जनता को ईमानदारी चाहिए तो प्रोडक्ट भी ईमानदार होगा। बिल्कुल सही, बिल्कुल। ये जो है ये पॉलिटिकल क्राइसिस। एक आजकल ना हमारा एक बड़ा ट्रेंडिंग टॉपिक चला हुआ है। इस महीने जो है, जो जितने भी सरकारी नौकरी वाले हैं उनकी पेमेंट 1 तारीख की बजाय 5 या 6 तारीख को आई है। और इसका जवाब आपने बहुत ही इंटरेस्टिंग और टेक्निकल दिया था। मैं चाहता हूँ एक बार आप बता दीजिए इस बारे में। जी। इसको मैंने कहा है सैलरी क्राइसिस। ये आपने भी पढ़ा होगा, बहुत मीडिया में कवरेज इसकी आई। जो इसके पीछे असली कवरेज आनी चाहिए थी वो नहीं आई। हुआ क्या कि सरकारों के पास कर्ज बढ़ा। सरकारों ने कहा कि उन्होंने बड़ा यूनिक सिस्टम निकाला कि हम इससे बाहर कैसे आएंगे। तो उन्होंने कहा क्या करते हैं कि 1 तारीख की बजाय 5 तारीख को सैलरी देते हैं। उससे हमें क्या फ़ायदा होता है कि जो हम लोन उठाते हैं सैलरी देने के लिए, उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें कम लगता है जब हम 5 तारीख को सैलरी देते हैं। और इसी प्रकार से पेंशन को उन्होंने 10 तारीख को किया है। उसमें इन्होंने ये एक्सप्लेन नहीं किया कि वो रेट ऑफ इंटरेस्ट कम कैसे होगा, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट तो आरबीआई तय करती है। आप जब लोन लेते हैं, आप सेंटर के बैंक से लोन लेते हैं, तो उसका तो एक रेट ऑफ इंटरेस्ट तय है, वो अपने आप कैसे कम हो जाएगा। आप 1 तारीख को लोन लीजिए या 5 तारीख को लोन लीजिए, जब आपका अमाउंट सेम है, जब आप जितना आपने लोन लेना है, जब उसका अमाउंट सेम है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम ही लगने वाला है, वो कम नहीं होने वाला है। वो चीज़ मुझे समझ नहीं आई। फिर मैंने इसके ऊपर थोड़ी डीप स्टडी की तो मुझे ये पता चला कि इन्होंने क्लेम किया है, एक नंबर दिया है हिमाचल वासियों को, ये कहा है कि हमने कुछ पैसा जो है बचा लिया है ये करके। और वो कैसे बचाया है, देखिए, जब आप 30 दिन काम करते हैं तो आपको 30 दिन के बाद 1 तारीख को सैलरी मिलती है, यानी 30 दिन का काम करने की आपको सैलरी दी जाती है। जब ये पहले महीने में चेंज किया गया तो इसको 1 तारीख से 5 तारीख को शिफ्ट कर दिया गया। तो ये जो 4 दिन का बीच में गैप आया, 1 तारीख से 5 तारीख का जो 4 दिन का गैप आया, उसमें तो इन्होंने आपको सैलरी दी ही नहीं। तो वो सैलरी कहाँ गई? वो सरकार खा गई। उसी तरीके से जो पेंशन के जो 9 दिन बचे वो कहाँ गए? वो सरकार खा गई। इतना टेक्निकल तो आम आदमी कभी सोचता ही नहीं है ना। हाँ, वही तो दिक्कत है, क्योंकि एक्सप्लेन उन्होंने इस तरीके से किया, बताया इस तरीके से, मीडिया ने कवरेज इस तरीके से की कि वो ऐसा लगे कि ये बहुत अच्छा सिस्टम है। लेकिन अच्छा सिस्टम नहीं है। इसमें आपके पैसे खाए जा रहे हैं, आम जनता के पैसे खाए जा रहे हैं, उन लोगों के पैसे खाए जा रहे हैं जो बेचारे आम गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं और वो बैठे हैं, इंतजार कर रहे हैं। अब उनको ये लग रहा है कि उनको महीने की सैलरी मिल गई, पर उनके 4 दिन और 9 दिन खा गए। और वो ही बचत है जो सरकार बार बार वो जो नंबर दिखा रही है। अगर तो सरकार वो पैसे देती है फिर तो ठीक है, अगर सरकार वो पैसे नहीं देती तो मेरे हिसाब से लोगों को डिमांड करनी चाहिए। बहुत सही पॉइंट कहा आपने। और मुझे लगता है लोगों को अब तो थोड़ा समझ आ गया होगा कि क्या है क्या नहीं है। एक और मुद्दा है, जैसे महिलाओं की सुरक्षा के बारे में भी काफ़ी मुद्दे उठते हैं हमारे हिमाचल में, और ऑल ओवर इंडिया में ही कुछ कैंपेन्स चलते हैं। कुछ कैंपेन्स नाम के कैंपेन होते हैं, कुछ काम के कैंपेन होते हैं। तो मैं चाहता हूं कि आप थोड़ा सा इसमें प्रकाश डालें कि आप महिला सुरक्षा कैंपेन या इससे रिलेटेड आपकी क्या राय है और आपके क्या विचार है इसमें? मैं एक चीज़ को बहुत ही, मैं कहूँगा, प्रखर रूप से मानता हूँ कि सिर्फ सुरक्षा जो है महिला की ज़रूरी नहीं है, पुरुष की भी ज़रूरी है। होता क्या है हमारे देश के अंदर, क्योंकि एक बहुत बड़ा, आप समझ लिए कि मीडिया का मुद्दा है, इससे टीआरपी बहुत आती है, तो लोग क्या करते हैं, जब महिला के साथ कुछ गलत होता है बहुत ज़ोरों शोरों से दिखाया जाता है उसे। मैं ये नहीं कहता हूँ कि महिला की सुरक्षा नहीं होनी चाहिए, बहुत ज़रूरी है कि महिला की सुरक्षा हो, लेकिन उसके साथ साथ पुरुष की भी सुरक्षा होनी चाहिए और थर्ड जेंडर की भी सुरक्षा होनी चाहिए। कई बार मैंने ऐसा देखा है कि पुरुष जो है वो पुरुष को तंग कर रहा है, कई बार पुरुषों को भी गलत तरीके से छेड़ा जाता है, कई बार उनको भी कमेंट किया जाता है, लेकिन उसके ऊपर कोई बात ही नहीं करता। कोई, आपने मैन कमीशन देखा है कहीं बना हुआ?
कोई बात ही नहीं करना चाहता उसके बारे में। सब जगह आपको विमेन कमीशन दिखेंगे, विमेन सेल दिखेगा, पुलिस में एक स्पेशल विमेन सेल क्रिएटेड होता है जो ज़्यादातर हस्बैंड्स को लेडीज़ तंग करती हैं। आजकल उसको मिसयूज़ भी बहुत किया जा रहा है, लेकिन मेल के लिए तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो अगर मेल के साथ गलत हो रहा है वो कहाँ जाए? मुझे ये लगता है महिला सुरक्षा ज़रूरी है, लेकिन उसके साथ साथ सोसाइटी में हर व्यक्ति की सुरक्षा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसके ऊपर भी काम करना चाहिए। एक सवाल जो मेरे मन में आ रहा है कि आप बात करने के बाद सारी प्रॉब्लम्स की जड़ नेता या सरकार है, ऐसा आपने कहा, तो क्या आपको लगता है कि नेता गलत है या उनमें ईमानदारी की कमी है, या कुछ और आप इस बारे में कहना चाहते हैं? देखिए, सोसाइटी एक स्ट्रक्चर है, हम भी सोसाइटी का पार्ट हैं, आप भी सोसाइटी का पार्ट है, सब लोग जितने हैं हम सब सोसाइटी का पार्ट है। नेता भी जो है वो इसी सोसाइटी से ही निकलते हैं, हमारे ही परिवारों से कोई आगे चलकर नेता बनता है। तो अगर हम ये उम्मीद करते हैं कि हम अपने परिवार में बेईमानी कर रहे हैं, हम लोगों की ज़मीनें खा रहे हैं, हम लोगों के साथ लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, और हम फिर बाद में उम्मीद कर रहे हैं कि जो नेता निकल रहा है उसकी सोच बहुत अच्छी हो, तो मुझे लगता है हम गलत डिमांड कर रहे हैं। क्योंकि नेता एलियन तो है नहीं, उसे भगवान ऊपर से छोड़ने नहीं वाला है, ना वो किसी और ब्रह्मांड से आने वाला है, वो हमारे ही घरों से निकलने वाला है, वो हमारी ही सोसाइटी से निकलने वाला है। तो उसकी सोच अगर घटिया है तो इसका मतलब सोसाइटी की सोच घटिया है, जैसा आपने पहले भी इस बारे में कहा। तो मुझे ये लगता है कि सोसाइटी की सोच बदलनी सबसे पहले ज़रूरी है, जनता को अपनी सोच बदलनी ज़रूरी है, और चुनाव का तरीका बदलना ज़रूरी है। अब अगर मुझे किसी को चूज़ करना है, मैं ऐसा नहीं कहता हूँ कि आप मेरा ही सिस्टम फॉलो कीजिए, आपके पास अपना सिस्टम हो सकता है, लेकिन मैं क्या सिस्टम फॉलो करता हूँ किसी नेता को चुनने के लिए। मान लीजिए 4 लोग मेरे कॉन्स्टिट्यूएंसी से खड़े हैं, मैं सबसे पहली चीज़ देखूंगा उन चारों में से कौन कितना पढ़ा लिखा है, किसके पास कौन सी डिग्री है, किस चीज़ में उसने पढ़ाई की है, और उसके पास कितना एक्सपीरियंस है, चाहे वो इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस हो, चाहे वो सोशल वर्क का एक्सपीरियंस हो, लेकिन कितने साल का उसके पास एक्सपीरियंस है, मैं वो देखूंगा क्राइटेरिया के रूप में। फिर मैं ये देखूंगा कि उसकी सोच क्या है, वो क्या भाषण दे रहा है, वो कौन से मुद्दे उठा रहा है, और वो जो मुद्दे उठा रहा है क्या वो पूरे किए जा सकते हैं या नहीं किए जा सकते, ये बहुत ज़रूरी है। या तो हवाबाजी तो नहीं है, क्योंकि आप देखेंगे 2 लाख नौकरी दे देंगे, ये हवाबाजी है। कैसे देंगे? पैसा तो आपके पास है ही नहीं। तो कोई प्लान भी होना चाहिए किसी चीज़ को करने के लिए। तो क्या उस नेता के पास प्लान है? और सबसे ज़रूरी चीज़ है मैनिफेस्टो, जो मैं आपको यकीन दिला देता हूँ कि 80% से ज़्यादा लोग मैनिफेस्टो पढ़ते ही नहीं हैं। उनको ये पता ही नहीं है कि उनके नेता का क्या प्लान है, वो क्या करने वाला है। तो नेता आता है, बनता है, एक बार आएगा, आपसे वोट लेगा, 5 साल के बाद दिखाई देगा। ये तो कॉमन सी चीज़ है, ये हम देखते हैं, लेकिन हम कभी डिमांड नहीं करते। तो ये सिस्टम जो है ये बदलना ज़रूरी है ना। चलिए, एक और बड़ा ज़बरदस्त टॉपिक है स्मार्ट सिटी, डिजिटल सिटी, या और भी कुछ नाम से शायद मुझे लगता है कह सकते हैं। तो स्मार्ट सिटी की शुरुआत बहुत पहले से होती आ रही है, पर कहीं ना कहीं इम्प्लीमेंटेशन कितना % हो पाया है, या आपका स्मार्ट सिटी हमारी हिमाचल में है, बनेगी, बन रही है, या कभी बन पाएगी, या क्या कुछ इसके बारे में आपका विचार है? प्लीज़ बता दीजिए। देखिए, ये एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल टॉपिक होने वाला है, मैं बोलूँगा, मुझे पता है बहुत लोग ऑफेंड होंगे। स्मार्ट सिटी हमारे प्रदेश के अंदर कोई भी नहीं है। इनफैक्ट हमारे पूरे देश के अंदर कोई स्मार्ट सिटी नहीं है। अच्छा। अगर कोई स्मार्ट सिटी के नज़दीक सिटी है, जिसको सबसे ज़्यादा नज़दीक माना जा सकता है, तो वो अहमदाबाद, गुजरात। अच्छा। उसके अलावा कोई सिटी मैं कहूँगा इंडिया में तो नहीं है। फॉरेन कंट्रीज़ में भी अभी तक स्मार्ट सिटीज़ पूरी तरीके से 100% नहीं है। कुछ सिटीज़ हैं जो 80% स्मार्ट सिटीज़ बन चुकी हैं। तो हमें पहले ये समझना होगा कि स्मार्ट सिटी की डेफिनेशन क्या है, वो चीज़ क्या है। क्योंकि हमें ये बार बार कहा जाता है कि जियो फ्री हो गया, थोड़ा सा ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस होगी, हमारे दिमाग में तो आपके दिमाग में ये स्मार्ट सिटी है। ये जो हम कर रहे हैं ये स्मार्ट सिटी नहीं है, ये आप इस कनेक्टेड सिटी बोल सकते हो उसको। कनेक्टेड सिटी, ये ज़्यादा से ज़्यादा आप उसको बोल सकते हो कि इंटरनेट सेवी सिटी है। उससे ज़्यादा वो कुछ नहीं है। स्मार्ट सिटी का मतलब होता है कि वो एक ह्यूमन बॉडी की तरह काम कर रही है। उसका मतलब ये है कि जगह जगह सेंसर लगे हुए हैं। एक लोकेलिटी बनी है, उसकी ज़मीन पे भी सेंसर लगे हुए हैं, हर जगह कैमरे हैं, कैमराज में सेंसर लगे हुए हैं। आपके जो घर में पानी की सप्लाई आ रही है उसमें सेंसर लगा है, बिजली की सप्लाई में सेंसर लगा है, और एक सेंट्रल कंट्रोल यूनिट बना हुआ है। एक ऐसा ऑफिस बना है जो सेंट्रली पूरी सिटी को कंट्रोल कर रहा है। तो मान लीजिए अगर किसी के घर में आग लग गई तो ऑटोमेटिकली उसका सिग्नल जो है वो सेंट्रल कंट्रोल यूनिट में चला जाएगा, और वहाँ से ऑटोमेटिकली फायर ब्रिगेड भेज दी जाएगी। वो फायर ब्रिगेड अपने आप जाएगी, अपने आप उसको बुझा देगी और काम खत्म हो जाएगा। सारा ऑटो पायलट में हो रहा है, सब ऑटो पायलट में काम हो रहा है। उसी तरीके से मान लीजिए सड़क टूट गई तो सेंसर फटाफट बता देगा कि इस गली में सड़क टूट गई, और रिपेयर वर्क साथ के साथ हो जाएगा। ये स्मार्ट सिटी है। और अगर आपके मान लीजिए पानी लीक हो रहा है तो फिर सिग्नल जाएगा कि पानी लीक हो रहा है, और इससे पहले कि आपको पता चले कि आपके घर में पानी लीक हो रहा है, रिपेयर वर्क पहले हो जाएगा। ये स्मार्ट सिटी है। क्या बात है। तो स्मार्ट सिटी का मतलब कनेक्टेड सिटी नहीं होता।
जैसे ह्यूमन बॉडी में ब्रेन है, वो हमारा सेंट्रल कंट्रोल सिस्टम है। मान लीजिए अभी मेरी उंगली में कट लग जाए तो मेरा ब्रेन क्या करेगा, साथ के साथ उसको रिपेयर करने का काम करेगा। सिग्नल अपने आप चला जाएगा। यही स्मार्ट सिटी है। और हमें स्मार्ट सिटी एक गलत रूप में दिखाई गई है कि जियो चल रहा है, फ्री इंटरनेट फ्री है जी, या 5G आ गया, CCTV आ गए कहीं कहीं जगह छोटा मोटा, तो वो स्मार्ट सिटी है। तो देखो मैं आपको सच्ची बात बताऊं, हमारी ऑडियंस तो अवेयर हो ही रही है कहीं ना कहीं। देखो मेरे दिमाग में भी चीज़ आ रही है, मतलब शॉकिंग हो रहा है कि असलियत कहाँ है। ग्राउंड रियलिटी बहुत डिफरेंट है। ग्राउंड रियलिटी बहुत बड़ी। अगर मैं आपको सच्चाई बताऊं, हमारी तो सिटीज़ भी नहीं है पूरी। हाँ, हमारी तो सिटीज़ भी ढंग की नहीं है। अच्छा। अब आप अपनी सिटी का डिज़ाइन देखिए, एक घर के साथ दूसरा घर जुड़ा हुआ है, चलने के लिए जगह नहीं है। मान लीजिए किसी के घर में कि कोई बीमार हो जाता है, आप उसको सड़क तक कैसे पहुंचाएंगे, पीठ पे लाद के? तो अगर उसकी मृत्यु हो जाए उस समय तो कौन जिम्मेदार है इसके लिए? एम्बुलेंस आपके पास नहीं पहुंच सकती, पार्किंग आपके पास अवेलेबल नहीं है, पानी की हर जगह व्यवस्था नहीं है, बिजली की हर जगह व्यवस्था नहीं है। तो हमारी तो सिटी प्रॉपर नहीं है, स्मार्ट कहाँ से होगी? पहले सिटी तो पहले ढंग से बनाइए, फिर उसको स्मार्ट हम बाद में कर लेंगे। आपको नहीं लगता है बहुत ही बड़ा स्कैम है? एक बहुत बड़ा स्कैम है ये हमें धोखा है। क्योंकि ये धोखा जो है सेंट्रल गवर्नमेंट से शुरू होता है, फिर स्टेट गवर्नमेंट में स्प्रेड होता है, और फिर जनता को बेवकूफ़ बनाने का काम है, वोट लेना है। तो अब देखेंगे इलेक्शंस के टाइम पे इसकी बहुत ज़्यादा बात होगी, स्मार्ट सिटी। और काम कुछ नहीं होगा। काम क्या होगा? वाईफाई दे देंगे। वाईफाई दे देंगे। पैसे तो आप नहीं देने हैं वैसे उसको। फ्री तो नहीं देंगे। फ्री तो नहीं देंगे ना। हाँ। ये भी एक बहुत अच्छा आपने ये बताया। अच्छा, आप बताइए कि आने वाले समय में ना, कुछ सालों में 5 या 10 साल लेके चलते हैं, सबसे बड़ा क्या संकट लगता है आपको कि हमारे देश में और प्रदेश में होने वाला है? चलो प्रदेश से शुरू, जैसा भी आपको लगता है। 2 संकट मैं आपको बताऊंगा जो मुझे मेन लगते हैं। सबसे पहला संकट है कि ब्रेन ड्रेन होने वाला है, नॉलेज का ड्रेन होने वाला है, चाहे वो प्रदेश है चाहे वो देश है। क्योंकि हमारा जो सिस्टम है, हमारा जो इकोसिस्टम है हमारे देश का भी और हमारे प्रदेश का भी, वो अलग नहीं है। उसमें हम क्या कर रहे हैं, हम यंग ब्रेन को एटमॉस्फेयर नहीं दे रहे कि वो नई नई चीज़ें कर सके। हम उसको इनोवेटिव नहीं बनने दे रहे। यहाँ पे आपने देखा होगा कोई इनोवेशन होती ही नहीं है, कोई ऐसा प्रोडक्ट ही नहीं है जिसे हम क्लेम कर सके कि ये हमारा है। हम क्या करते हैं, हम सर्विस इंडस्ट्री है। कंपनी बैठी है अमेरिका में, उसका काम हम कर रहे हैं इंडिया में, तो हम क्या हुए, उस कंपनी के नौकर हुए, और हम उसमें बहुत खुश होते हैं। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है जितने भी इंटेलिजेंट लोग हैं, क्योंकि उनको राइट एटमॉस्फेयर नहीं मिल रहा है, उनको अच्छी सैलरीज नहीं मिल रही है, उनको कोई आगे बढ़ने नहीं दे रहा है। हमें टांग खींचने की भी एक तो बीमारी है, वो भी एक प्रॉब्लम है हमारे पूरी सोसाइटी के अंदर। उसकी वजह से जितने इंटेलिजेंट लोग हैं वो फॉरेन कंट्रीज़ में निकल जाएंगे, और आप देखेंगे आगे फ्यूचर में जो यंग जनरेशन है बहुत कम होगी, हिमाचल प्रदेश के अंदर भी और इंडिया के अंदर भी। तो ये एक पहली समस्या जो मुझे लगता है कि आने वाले 10 सालों में होने वाली है। और जो दूसरी बड़ी समस्या है वो ये है कि वो आपको मैंने बता ही दिया कि ड्रग्स है, वो फैलने ही वाला है, वो ऑलरेडी फैला हुआ है, उसके ऊपर कोई रोकथाम ही नहीं हो रही है। और ये जो हम बॉलीवुड के ज़रिए या आप देखेंगे सीरियल्स के ज़रिए जो हम दिखावा कर रहे हैं कि ये चीज़ें बहुत अच्छी हैं, कूल होती है, इससे यंगस्टर्स ऑलरेडी बिगड़ चुके हैं। मैंने खुद देखा है स्कूल के बच्चों को ड्रग्स लेते हुए। मैंने खुद हिमाचल में काफ़ी बार मैं जाता रहता हूँ, इधर उधर के गांव में, मैं दूर दूर के कस्बों में जाता रहता हूँ, देखता हूँ कि क्या हो रहा है वहाँ पे सर्वे के लिए। तो वहाँ छोटे बच्चों को मैंने देखा है सिगरेट पीते हुए, छुप छुप के सिगरेट पी रहे हैं। क्यों पी रहे हैं, उनसे पूछा मैंने 1-2 बार कि क्यों पी रहे हो, ये सिगरेट गलत चीज़ होती है। वो आगे मुझे ही गाली देते हैं और बोलते हैं कि ये तो कूल है। अच्छा, कि हमारा हीरो भी पीता है। तो आपका जो रोल मॉडल की सिलेक्शन है वो भी गलत हो रही है। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है। बिल्कुल बिल्कुल। सर मेरा एक और सवाल है, अब थोड़ा सा इमेजिनरी हो सकता है, बट जैसे फॉर एग्जांपल हिमाचल की कुछ ज़रूरी चीज़ें ठीक कर दी जाए और कॉलेज या स्कूल के नहीं सॉरी कॉलेज या यूनिवर्सिटी के लेवल पर अगर कुछ मदद की जानी चाहिए, तो आपके विचार से अगर आपको एक मौका मिलता है कभी, तो आप क्या वो मदद करोगे? 2 मदद की बहुत ज़रूरत है आज के यूथ को, खास करके यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस में। एक तो मेंटल हेल्थ। मेंटल हेल्थ के बारे में कोई बात नहीं कर रहा, और ये इतनी ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि आप देख रहे हैं बेरोज़गारी बढ़ रही है, कंपटीशन का लेवल आप देखिए कहाँ आसमान पे जा रहा है। हर छोटी चीज़ में इनको कंपटीशन देना है। पढ़ाई का लेवल इतना हार्ड हो चुका है कि बच्चों के पास खेलने कूदने का समय ही नहीं है बचा हुआ। तो उनकी जो मेंटल हेल्थ है उस पर इफेक्ट पड़ता है, साइकोलॉजी उनकी हिल जाती है, परेशान वो रहने लगते हैं। आप देखेंगे बहुत सारे यंगस्टर्स जो हैं वो आत्महत्याएं कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्लियर नहीं कर सके, MBBS का एग्जाम क्लियर नहीं कर पाए, इंजीनियरिंग का एग्जाम क्लियर नहीं कर पाए, आत्महत्या कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। माँ बाप प्रेशर दे रहे हैं। तो मेंटल हेल्थ का एक अवेयरनेस कैंप
हर यूनिवर्सिटी में होना चाहिए, हर कॉलेज में होना चाहिए, और साथ में एक लेक्चर भी ज़रूर होना चाहिए मेंटल हेल्थ के ऊपर कि किस तरीके से मेंटल हेल्थ इफेक्ट होती है, किस तरीके से आप उसको ठीक कर सकते हैं। खेल कूद को इम्प्रूव करना चाहिए यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस के अंदर, ये तो पहली चीज़ है। और जो दूसरी जो सबसे बड़ी ज़रूरत है आज के यूथ के लिए वो है उसको डायरेक्शन देना, क्योंकि आज का जो यूथ है वो डायरेक्शन लेस है, उसे पता ही नहीं है क्या करना है। पढ़ाई कर ली, डिग्री ले ली, एक कागज़ उसके पास आ गया है, अब उस कागज़ का क्या करना है उसको पता ही नहीं है। कौन सा करियर चूज़ करे उसको नहीं पता है। वो सोशल मीडिया देखता है, सोशल मीडिया में आजकल एक चीज़ चलती है, अगर एक आदमी डांस कर रहा है तो आप देखेंगे हर व्यक्ति उस पर डांस कर रहा है। वो एक गाना है तो उसी पे सब डांस कर रहे हैं। कोई अपना दिमाग नहीं लगा रहा कि तुम्हें क्या करना है अपनी ज़िंदगी में। फिर वो खुश नहीं रहते, डिप्रेशन में जाते हैं और समस्या होती है। तो ये जो समस्या है बढ़ती चली जाएगी अगर हमने यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस में ये हेल्प उनको नहीं प्रोवाइड की, मुझे ऐसा लगता है। बिल्कुल। अब जब आपने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की बात की थी तो अभी तक जो एज़ यूजुअल जो एक जो फॉलोअप चलता आ रहा है, जो क्राइटेरिया चलता आ रहा है कि इस तरीके से हम लोग जो हमारी सरकार है वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को की छंटनी करती है या उस तरीके से हम सरकारी नौकरी वालों को नियुक्त करते हैं। तो इसमें आपका क्या विचार है कि क्या ये जो छंटनी होती है ये सही है या आपके पास कोई और आइडिया है इसके अलावा? मुझे ये लगता है कि डिफेक्टिव सिस्टम ऐसे होना ही नहीं चाहिए। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की कोई ज़रूरत नहीं है। अच्छा। ये सिर्फ पैसा बनाने का सिस्टम है और कुछ नहीं है। ये एक तरह का आप समझ लीजिए कि एक गैंग काम कर रहा है। गैंग कैसे काम कर रहा है कि आपने एक बहुत हार्ड एग्जाम बना दिया, आपको नौकरी किस चीज़ की देनी है, क्लर्क की नौकरी देनी है। आप उससे पूछ क्या रहे हो, हिस्ट्री के सवाल पूछ रहे हो, पूछ क्या रहे हो, ज्योग्राफी के सवाल पूछ रहे हो। काम उसने क्या करना है, फाइल डील करनी है, एडमिनिस्ट्रेशन का काम करना है, उससे रिलेटेड तो आप क्वेश्चन ही नहीं पूछ रहे हो। एक चीज़ मैंने और बड़ी विचित्र देखी, एक एग्जाम था फ्राश का काम है सफाई करना टेबल चेयर की, और उसमें उन्होंने पूछे ज्योग्राफी के क्वेश्चंस। तो मुझे हंसी इस बात पे आई कि जो फ्राश ने काम करना है उसने तो टेबल चेयर की सफाई करनी है, उसको क्या लेना देना कि ज्योग्राफी में क्या हो रहा है, उसको क्या लेना देना कि ईंट पत्थर कैसा दिखता है। बहुत हैरानी की ये बात है, आपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को इतना हार्ड क्यों बनाया है बच्चों के लिए। एक तो बच्चे आत्महत्या करते हैं उससे, वो प्रॉब्लम है। साथ में क्या होता है, गैंग आ जाता है, जो कि आता है ट्यूशन सेंटर्स का गैंग। अब आपने एक हार्ड एग्जाम बनाया, उसको क्रैक तो करना है। माँ बाप क्या करेंगे, वो अपने बच्चों को ट्यूशन सेंटर्स में भेजेंगे। ट्यूशन सेंटर्स लाख 2-2 लाख रुपए चार्ज करते हैं आजकल, बल्कि इससे भी ज़्यादा चार्ज कर रहे हैं। जैसे IAS एग्जाम्स के 5-5 लाख तक के चार्जेस हैं। बच्चे 3-3, 4-4 साल अपने इसमें वेस्ट कर रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी में। वो कोई स्किल की इंप्रूवमेंट नहीं कर रहे, उनके अंदर कोई स्किल नहीं आ रही है, स्किल नहीं सीख रहे हैं, वो सिर्फ पागलों की तरह पढ़ रहे हैं सिर्फ, और अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। वो जो उन्होंने देना है एग्जाम, वो कहीं काम नहीं आना आगे नौकरी में। तो ये सिस्टम तो पहले ही फेल है। आपने छंटनी करनी है, छंटनी का तरीका और भी है। आप ऑलरेडी +2 के एग्जाम्स देते हो, उसमें आपके 4-5 सब्जेक्ट्स होते ही हैं। आप अपने बैचलर्स की डिग्री करते हो, उसमें भी आपके कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं। तो उन सब्जेक्ट्स के आधार पर जिसके नंबर आए हैं उसको आप रैंक दे सकते हो, और रैंक दे करके सीधा उसकी इंटरव्यू ले लो। कोई ज़रूरत ही नहीं है आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की। 2-2 हज़ार का फॉर्म भरते हैं, उस पर भी पैसा वेस्ट होता है। तो इसमें आम जनता का पैसा वेस्ट हो रहा है और कुछ नहीं। बिल्कुल। मैं एक चीज़ अब अपने मतलब मेरा एक पर्सनल सवाल ये है कि जैसे आप अब्रॉड में आप जॉब करते हो, कुछ 1-2-3 चीज़ें ऐसी बता दीजिए अब्रॉड की जो आपको लगता है कि अगर वो भारत या हमारे प्रदेश में आ जाती है तो मतलब टेक्निकली भी, और कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको लगता है कि वहाँ पर ऐसी जगह ये सिस्टम या ये चीज़ यहाँ पर आ जाती है तो ये बेहतर हो सकता है हमारा देश। सबसे पहली चीज़ है ईमानदारी। वहाँ पे आप किसी से भी बात कीजिए, अगर कोई पब्लिक की चीज़ है, कोई पब्लिक आप रोड मान लीजिए या पब्लिक आप बेंच देख लीजिए, तो उनकी आदत नहीं, वो बेंच फाड़ेंगे नहीं बैठ के वहाँ पे, बेंच को तोड़ेंगे नहीं, वो उसको साफ रखेंगे। अगर लिखा जाएगा कि यहाँ पे कूड़ा नहीं फेंकना है तो वो कूड़ा नहीं फेंकेंगे, वो अपनी जेब में कूड़ा लेकर के चले जाएंगे 100 किलोमीटर पर, फेंकेंगे नहीं। तो वो ईमानदारी एक तो इस देश के अंदर बिल्कुल नहीं है। बहुत मैंने अलग अलग राज्यों में काम करके देखा है, मेरी जॉब्स भी अलग अलग जगह रही है, दिल्ली में भी रही है, गुड़गांव में भी रही है, नोएडा में मैंने काम किया हुआ है, पंजाब में मैंने बहुत समय तक काम किया है। तो मैंने देखा है कि हमारे देश में और हमारे प्रदेश में ये ईमानदारी अब ख़त्म हो गई है। प्यार लोगों को नहीं है एक दूसरे से, हम एक दूसरे की रिस्पेक्ट नहीं करते। आप एक सिटीज़न की दूसरे सिटीज़न के साथ आप देखेंगे किस तरह का उनका रिएक्शन है। अगर आप बाहर जाएंगे बाजार में, मान लीजिए एक लड़का या लड़की खड़े हैं और आपने अगर उनको स्माइल पास कर दी तो उनका फर्स्ट रिएक्शन क्या होगा, वो आपके साथ सीधा झगड़ा करेंगे कि किस बात पे तू मुझे स्माइल दे रहा है। आप सोच देखिए कि कहाँ है। वहाँ के लोगों में ये नहीं है, आप उनको स्माइल देंगे, आप उनको गुड मॉर्निंग बोलेंगे, वो उसका जवाब आपको गुड मॉर्निंग देंगे। वो आपको नहीं जानते लेकिन फिर भी आपको अच्छे से जवाब देंगे। एक तो ये चीज़। दूसरी, उनकी प्लानिंग बहुत अच्छी है। अगर वो कोई काम सोचते हैं तो उसका एक 5 ईयर प्लान बनाते हैं कि हमने 5 साल के अंदर उसको कैसे कंप्लीट करना है, चाहे उनके नेता हों चाहे उनकी सरकारें हों।
और वो जो 5 साल का जो प्लान होता है उसके साथ साथ वो उसको मैप भी करते रहते हैं, देखते रहते हैं कि हमने 1 साल के अंदर कितनी अचीवमेंट करी है, अगले साल में कितनी अचीवमेंट करी है, और वो लोगों के साथ शेयर करते हैं कि हमने इतनी अचीवमेंट की है। और लोग भी इसको एनालाइज करते हैं, लोग क्रॉस क्वेश्चन करते हैं नेताओं से पूछते हैं कि आपने ये बोला था, अभी तक ये पूरा नहीं हुआ, क्या कारण रहा, और अगर नहीं हुआ तो कितना पूरा हुआ वो बताओ, आगे का उस पर प्लान क्या है। ये हमारे अंदर है ही नहीं। हम नेता चुनेंगे, उसके बाद फ्री हो जाएंगे, मस्ती मारेंगे और सारा काम नेता पे डाल देंगे। नेता देखेगा कि जनता तो खुद मस्त है, मैं भी मस्त हो जाता हूँ, यही चल रहा है। ये बड़ी सही बात की आपने, मतलब बाहर इतना टेक्निकली इतना एनालिसिस करते हैं ना। उसके साथ साथ आप देखेंगे वहाँ साइंस और टेक्नोलॉजी पे बहुत काम होता है, इनोवेशंस पे बहुत काम होता है। बहुत सी ऐसी इंडस्ट्रीज में आपको वहाँ की बता दूंगा जिनके प्रोडक्ट्स जो हैं यूनिक प्रोडक्ट्स हैं और उनके पास उसका पेटेंट है, और वो उस पेटेंट की वजह से ही वो उस प्रोडक्ट को कई मिलियंस में बेचते हैं। अच्छा। जैसे एरो इंजन जिस पे मैं काम करता हूँ वो एक इंजन हो गया। वो इंजन जो है वो आप देखेंगे एयरबस को वो सप्लाई करते हैं, बोइंग कंपनी को वो सप्लाई करते हैं, और वो जो बोइंग और एयरबस है वो मजबूर है उनसे खरीदने के लिए वो इंजन, क्योंकि वही बनाते हैं, उनके पास पेटेंट है उसका। और ये चीज़ अगर हम अपने प्रदेश के अंदर करने लग जाएं, अगर हम कोई ऐसा यूनिक प्रोडक्ट बना दें तो हम ना सिर्फ उसको अपने प्रदेश में, अपने देश में, बल्कि इंटरनेशनल भी बेच सकते हैं। इस चीज़ के ऊपर कभी कोई काम नहीं हुआ। मुझे लगता है अब हो सकता है हमारी पॉडकास्ट से अगर 3 लाख में से 1000 लोग भी अगर थोड़ा सा आ जाए, जिनके दिमाग में सही सी बात समझ आ जाए, तो मुझे लगता है हमारी सक्सेस इसी में ही है। बिल्कुल मुझे ये लगता है कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है हमारे लिए कि हम अपने नेता को चेंज करें पहले। हमारा जो स्ट्रक्चर दिमाग में बैठ गया है ना कि हमने यही नेता चुनना है, इसी पार्टी का नेता चुनना है, कुछ भी हो जाए, माँ बाप हैं वो अपने बच्चों को भी यही सिखा रहे हैं आगे कि यही नेता बेस्ट है, यही पार्टी बेस्ट है। इससे थोड़ा आगे निकलना चाहिए। इमोशनली या क्या चक्कर है ये एक मेंटल ब्लॉक है और कुछ नहीं है। आप एक्चुअली क्या हो रहा है कि ह्यूमन की जो साइकोलॉजी है, ब्रेन है हमारा, कैसे काम करता है, मैं थोड़ा आपको एग्जांपल देता हूँ, आप उससे रिलेट करेंगे। जैसे आप देखते होंगे एक ऐड आया करती थी बचपन में, हम लोग देखते थे, उसमें कहा जाता था ठंडा मतलब कोका कोला। यस। तो वो क्या था, आपको एक बोतल दिखाई कोका कोला की, उस पर बूंदे दिखाई, आपको दिखाया कि ये ठंडा है, आपके दिमाग ने उसको रजिस्टर किया, क्योंकि हमारा जो दिमाग है वो इमेजेस पे काम करता है। राइट। और वो इमेजेस को वर्डिंग के साथ मैच करता है। तो आपने वो इमेज देखी, कोका कोला की इमेज थी वो, उसके नीचे लिखा था ठंडा मतलब कोका कोला। तब आपके दिमाग में ये बैठ गया है कि जहाँ पर भी आप ठंडा बोलेंगे आप कोका कोला ही डिमांड करेंगे। 4 चीज़ें पड़ी होंगी फिर भी आप कोका कोला डिमांड करेंगे, क्योंकि आपके ब्रेन में वो रजिस्टर हो गया है। तो उसी तरीके से जो ये पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, बड़े बड़े जो पॉलिटिकल एजेंट्स हैं, ये ऐसे ही काम करते हैं। आप देखेंगे जगह जगह होर्डिंग्स लगी हैं नेताओं की, एक छोटा सा ब्रिज बनाएंगे, एक छोटा सा पुल बनाएंगे, कहीं पे टनल बनाएंगे, उसके आगे बहुत बड़ी सी होर्डिंग लगा देंगे, 4 नेताओं की इसमें तस्वीर होगी। तो आपके दिमाग को क्या हो रहा है, आपका दिमाग इसको रजिस्टर कर रहा है कि ये ब्रिज जहाँ पे भी मुझे दिखेगा तो ये 4 नेता जो है यही बेस्ट नेता हैं। तो आप उससे आगे सोच ही नहीं पाते। फिर सोशल मीडिया पे आप ऐड देखेंगे, मेन मीडिया, आपको तो मेन स्ट्रीम मीडिया अब तो ऐड चलाने लगा है। मैंने सुना है कि मेन स्ट्रीम मीडिया बिक गया है, मैं उसमें तो खैर नहीं जा रहा हूँ, लेकिन मैंने खुद देखा है कि कई बार बहुत प्रो हो जाते हैं किसी एक पॉलिटिकल पार्टी के बारे में, वो इतना अच्छे तरीके से दिखाने लग जाएंगे उसको पॉलिश कर करके कि आपको लगेगा कि यार इससे बेहतरीन तो कोई इंसान हो ही नहीं सकता। अब 56 दिन का सीना अगर मैं बोलूँगा तो किसका बोलेंगे आप? मोदी। किसी और का भी तो हो सकता है, पर क्यों है वो? क्योंकि आपको इतनी ऐड दिखा दी गई है, इतनी बार बोल दिया गया है कि आपके दिमाग में वही बैठ गया है। और यही चीज़ होती है। ये तो कुछ इसी वजह से आपको इन्फ्लुएंस किया जाता है। ये तो जैसे हमारा सिस्टम कई बार ना, हमारा जैसे कंप्यूटर होता है, पीसी होता है, कोई वायरस डाल के सारा कंट्रोल ले लेता है या हैक कर देता है। तो मुझे तो ऐसा लग रहा है ये तो माइंड हैक वाला, माइंड हैक है, बिल्कुल माइंड हैक है ये। इसके बारे में एक बहुत बड़ी रिसर्च है, और ये आज नहीं है, ये आज से 100 साल पहले अमेरिका में रिसर्च हुई थी। उस समय ये कहा गया था बहुत लोग जो है टेलीविजन देखा करते थे, उस समय नया नया टेलीविजन आया था और अमेरिका में ज़्यादा था, अब इंडिया में उस समय नहीं था। तो टेलीविजन के सामने जो उन्हें देखना था कि कितने समय तक कोई इंसान बैठता है और उससे क्या इन्फ्लुएंस होता है, तो उसमें ऐड चलाते थे वो। तो उन्होंने पाया कि एक व्यक्ति जो नॉर्मल इंसान है ऑन एवरेज एक दिन में 8 घंटे टीवी देखता है और 8 घंटे में से 4 घंटे एडवर्टीजमेंट्स देखता है। तो अब 4 घंटे अगर आपको बार बार कोई एक ही चीज़ दिखा रहा है तो आपके दिमाग में कभी तो वो हिट करेगी। बिल्कुल। तो आप फिर उसके पीछे फॉलो करने लग जाएंगे। इससे बचने का क्या तरीका है, आप कुछ बता सकते हैं? इससे बचने का ऐसा तो कोई तरीका नहीं है। सबसे बढ़िया तरीका यही है कि आप अपने दिमाग को खुला रखें, लॉजिकली सोचें। जो मैंने क्राइटेरिया बताया, आप कुछ क्राइटेरिया अपने खुद डिज़ाइन करें। मैं नहीं कह रहा हूँ मेरा क्राइटेरिया फॉलो करें नेता चुनने के लिए, लेकिन कुछ क्राइटेरिया बनाएं। और अगर आपको लगता है कि कोई नया व्यक्ति अच्छा काम कर सकता है तो उसको मौका दें, क्योंकि कोई भी जो इंसान है वो अपना पूरी लाइफ छोड़ करके आपके लिए खड़ा होने वाला है। वो अपने बीवी बच्चों को छोड़ करके खड़ा होने वाला है, अपनी नौकरी छोड़ करके खड़ा होने वाला है। और अगर जनता उसका साथ नहीं दे रही है तो उसके साथ धोखा ही है।
तो अगर आप उसके धोखा करेंगे कोई आपके लिए खड़ा नहीं होगा। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, अपनी एक बात की मुझे एक और चीज़ याद है। हमारे हिमाचल में ना कभी मैंने बहुत ज़्यादा बार ये सुना हुआ है कि जैसे सरकारी ऑफिस है, कोई ये डिपार्टमेंट है, ये ऑफिस लॉस में जा रहा है, कुछ मैं नाम नहीं लूंगा, वैसे ही बात बता रहा हूँ कि कोई डिपार्टमेंट है हमारा लॉस में जा रहा है, यही सुना हमने। मैंने तो कभी ये नहीं सुना कि बस ये आज ये वाला जो हमारा डिपार्टमेंट है ये हाइप में है, बहुत पैसा कमा रहा है, सब ठीक है, ऐसा मैंने बहुत कम सुना होगा। मैंने तो नहीं सुना, बट हो सकता है, पॉसिबल है। बट क्या कारण है कि ऑफिस भी इतने लॉस में जा रहे हैं? ईमानदारी की कमी है, पैसा खाने की लगी है सबको। क्योंकि नेता का काम, के मैंने आपको बताया ना कि ये एक पूरा बिजनेस बन चुका हुआ है, ये पॉलिटिकल पार्टीज का एक बिजनेस है। और इलेक्शन जो है वो बिजनेस से बढ़कर और कुछ नहीं रह गया है हमारे देश के अंदर। उनको तो एडवर्टाइजमेंट चलानी है, एडवर्टाइजमेंट पे पैसा खर्च होगा। अब वो पैसा कहाँ से आएगा? जनता से ही। वो आपका ही पैसा चुराने वाले हैं। तो जब वो नेता बनेंगे पहला काम उनका होगा पैसा खींचना। और ये जो ऑफिसर्स भी हैं इनका साथ देने लग जाते हैं, उनको आदत लग जाती है, कुछ मजबूरी में साथ देते हैं। तो उस वजह से आपके जो जितने भी डिपार्टमेंट्स आप देखेंगे लॉस में जा रहे हैं। फिर इसके ऊपर एक हम इंडस्ट्रीज में एक एनालिसिस करते हैं जिसको ऑप्टिमाइजेशन बोला जाता है, प्रोसेस ऑप्टिमाइजेशन। वो 6 सिग्मा अगर आपने कभी सुना हो तो उसकी स्टडी होती है वो। उसमें हम ये उसका एक मेन चीज़ क्या है कि अगर कोई चीज़ अपने चीज़ में बार बार फेल हो रही है, अपनी परफॉर्मेंस में बार बार फेल हो रही है, तो हम उसके कारण ढूंढते हैं कि वो किस कारण से फेल हो रही है और कौन सा कारण है जो सबसे बड़ा है जिसकी वजह से फेल हो रही है। तो उसके ऊपर हम एक्शन लेते हैं और उसको करेक्ट करने की कोशिश करते हैं और बार बार उसको एनालाइज करते हैं ये देख के कि वो वापस अपनी परफॉर्मेंस सही कब करती है और कितने समय में वो करती है। उसको हम प्रोसेस ऑप्टिमाइजेशन बोलते हैं। तो इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, गवर्नेंस ऑप्टिमाइजेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। उसके लिए हो सकता है इनको किसी इंजीनियर की ज़रूरत पड़ जाए, पर मैं तो अपने चैनल के जरिए कई बार कह चुका हूँ कि किसी सरकार की बंदे को ज़रूरत है मेरी तो भाई कॉन्टैक्ट कर ले, लेकिन कोई नहीं करता। ये एक मैंने बहुत कमी देखी है। अपनी गलती को कोई मानना ही नहीं चाहता। आप इम्प्रूव कैसे करेंगे? जब आपको ये महसूस होगा कि मेरे अंदर कोई कमी है और आप उसको ओपनली एक्सेप्ट करेंगे कि मेरे अंदर कमी है, तभी तो आप उसको ठीक करेंगे। हमारे नेता क्या कहते हैं? सब ठीक चल रहा है। ऑफिस क्या बोलेंगे? सब ठीक चल रहा है, बढ़िया चल रहा है। फिर लॉस में क्यों जा रहे हो भाई? ठीक है तो फिर प्रॉफिट दिखाओ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब एक मेरा ये सवाल है कि जैसा हमने देखा कि कुछ नेता हमें लगता है कि वो या तो टेक्निकली साउंड नहीं है या तो किसी भी तरीके से साउंड नहीं है, फिर भी हमने उनको नेता बनाया है और सब हमारी गलती है। तो मैं ये सोचता हूँ कि हम में से आम इंसान ही नेता क्यों नहीं बन जाता, या किसमें आपकी क्या राय है कि क्या प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा उसको, या क्या होगा? देखिए, जो ये पूरा अब इलेक्शन सिस्टम बन चुका है, ये पैसे का खेल हो गया है। अब किसी ने अगर नया नेता बनना है, मान लीजिए इंडिपेंडेंट भी खड़ा होना है, तो उसको कम से कम 4 से 5 करोड़ रुपया चाहिए, क्योंकि इलेक्शन में खर्चा आता है। होर्डिंग्स लगानी है, बैनर्स लगाने हैं, झंडे बनाने हैं और फिर देने हैं जगह जगह आपको। अंडर द टेबल का जो भी सिस्टम चलता है वो तो चलता ही है, और ये सब आपको करना है तो उसमें पैसा लगेगा। अब हर व्यक्ति के पास इतना पैसा तो नहीं है। क्योंकि ज़्यादातर केसेस में जो आपको ईमानदार व्यक्ति मिलेगा वो या तो मिडिल क्लास फैमिली से मिलेगा या लोअर मिडिल क्लास से मिलेगा। गरीब तबके वाला तो आगे आना ही नहीं चाहता। उसको तो बेचारे को रोटी, उसको तो इसी चीज़ का डर है कि मुझे अगले दिन को रोटी मिलेगी या नहीं मिलेगी। वो दिहाड़ीदार है, वो मजदूर है, तो वो इतना स्ट्रेस नहीं लेने वाला अपनी लाइफ में। जो मिडिल क्लास लोअर मिडिल क्लास है उसको चेंज चाहिए, और जो हाई क्लास है उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। आज आपको अगर सेब जो है वो 10,000 का भी मिलेगा तो उसको कोई फर्क नहीं, वो खरीद लेगा। बिल्कुल। दिक्कत आएगी मिडिल क्लास को, लोअर मिडिल क्लास को। तो ईमानदार व्यक्ति वहां से निकलेगा, लेकिन उस तरफ किसी की सोच ही नहीं जाती। वहां से कोई किसी को क्यों खड़ा करेगा? फिर एक लोगों की सोच भी थोड़ी सी ऐसी इसी प्रकार की है कि अगर कोई नया व्यक्ति आ जाए, मान लीजिए मैं ही खड़ा हो जाऊं कल को, तो बोलेंगे यार इसको देखा ही नहीं कभी, ये कहाँ से आ गया, नया सा लड़का सा लगता है, मुंडू लगता है ना, तो मुंडू कहाँ से जिता देना। चलिए, मेरा एक और सवाल ऐड है कि जैसे आपको मैं जितना समझ पाया हूँ कि आपको बहुत ही टेक्निकली और बारीकी से जो है ये जो क्राइसिस है उनका भी पता है, और क्या गेम चल रही है वो भी आपको सरल शब्दों में क्या गेम चलती है हमारे राजनेता की, और ये आपको प्रॉपर पता है, और लूप होल कहाँ पर है वो भी पता है आपको, इलाज भी आपको पता है। तो जस्ट इमेजिन कि आपको एक नेता बनने का मौका मिल रहा है, जनता आपको दे रही है मौका, तो आप क्या नेता बनना चाहोगे? और अगर आप वो बन गए तो आप क्या बदलाव करोगे? जी, तो पहले सवाल का तो आंसर बड़ा सिंपल सा है कि मैं शुरू से ही अपने प्रदेश के लिए काम करना चाहता ही हूँ और करता भी रहा हूँ। मैंने बहुत स्टूडेंट्स को फ्री ऑफ कॉस्ट भी पढ़ाया हुआ है। बहुत मेरे स्टूडेंट्स हैं जो आज अगर आप देखेंगे तो लेफ्टिनेंट हैं एयरफोर्स में, तो उनको उस लेवल तक भी पढ़ाया है फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसा नहीं लिया इस चीज़ का।
और भी बहुत सारे काम करता रहा हूँ, जैसे किसी की कोई प्रॉब्लम है तो उसके लिए लेटर लिख देना या गवर्नमेंट ऑफिस में जा करके बात कर लेना। अब क्योंकि मैं बाहर रहने लगा हूँ तो वो चीज़ थोड़ी मुश्किल हो जाती है, लेकिन अगर मुझे मौका मिलता है और अगर प्रदेश की जनता मेरा साथ देना चाहती है और कोई कहता है कि आप नेता बनिए, तो मुझे नेता बनने में कोई आपत्ति नहीं है। मुझे खुशी होगी कि मैं अपने प्रदेश की सेवा करूँ। और जो चेंज मैं लेके आना चाहूँगा सबसे पहले वो यही है कि गवर्नेंस में एक तो ऑप्टिमाइजेशन, कहाँ कहाँ पे वेस्ट हो रहा है उस वेस्ट की रिडक्शन और उस वेस्ट को रोकना। सिर्फ ये नहीं है कि वेस्ट की रिडक्शन कर दिया, आपने कम कर दिया, उसको पूरी तरीके से रोक देना। वेस्ट क्या 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 वेस्ट हैं, जैसे आप देखेंगे नेताओं की एक बड़ी गंदी आदत होती है, एक छोटा सा भी कोई पुल बनाएंगे तो वहाँ जाकर के रिबन काटने चले जाएंगे। चीफ मिनिस्टर जा रहा है रिबन काटने के लिए, चीफ मिनिस्टर जा रहा है शिलान्यास करने के लिए, अगर वहाँ पर एक हम पत्ती लगा देंगे किसी के नाम की तो उससे क्या फ़र्क पड़ने वाला है, जनता को उसका क्या फ़ायदा होने वाला है। तो क्यों हम वो पैसा बर्बाद कर रहे हैं, वो पैसा जनता के ऊपर लगा सकते हैं। क्योंकि तामझाम में भी तो पैसा खर्च, तामझाम में है, आपका फ्यूल भी लग रहा है, पेट्रोल लग रहा है। वो शिमला से अगर मान लीजिए मनाली तक आ रहे हैं तो वो तो वेस्ट कर ही रहे हैं ना, हेलीकॉप्टर में आने तो हेलीकॉप्टर का भी तो फ्यूल वेस्ट कर रहे हैं वो। राइट। तो वो वहाँ यूज उसकी बजाय किसी स्कूल को बनाने में इस्तेमाल कर लिया जाए तो उस तरह के वो मैं जो है काम करने वाला हूँ। अगर मुझे मौका कभी मिलता है लाइफ में, भगवान अगर मुझे मौका देता है, तो मैं इस तरीके के काम करूँगा, वेस्ट को टोटली रिड्यूस कर दूंगा और वो जितना भी पैसा जो वेस्ट हो रहा है उस पैसे को किसी अच्छे काम में इस्तेमाल करूँगा ऑल्टरनेटिवली। और जितने भी आपके ऑफिस ये जो आप रोज़ सुनते होंगे कि लॉस में जा रहे हैं, इनको प्रॉफिट में लाने का भी एक तरीका है। वो प्रॉफिट में लाने का तरीका है कि आप अगर ऑफिस का एनालिसिस करें तो एक्स्ट्रा लोग उसमें रखे गए हैं, उतने उसमें काम का प्रेशर नहीं है। तो जिस पे जितना काम का प्रेशर उस पर उतने लोग, तो रिसोर्स की सही तरीके से मैनेजमेंट, ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उस पर मैं काम करूँगा। हो सकता है आपकी ये बात सोचकर कुछ एक ऑफिस में अप्लाई भी हो सकती है ये चीज़ें, है ना। हाँ, हो जाए तो बहुत अच्छा है। हाँ, लेकिन जितना मैं समझ पा रहा हूँ कि जैसा मैं आप अभी तक जितना इंटरव्यू किया, क्योंकि हमें तो अब इतने लोगों के साथ इंटरव्यू लेना हमें तो थोड़ा सा आइडिया हो जाता है, तो इतना तो मैं समझ पाया हूँ कि आप जैसा अगर हमारा कोई नेता हो जो कि टेक्निकली साउंड है, पढ़ा लिखा है और उसे प्रॉब्लम्स को ढूंढना आता है और उसका सॉल्यूशन भी निकालना आता है, जो कि सबसे बड़ी बात है। नहीं तो प्रॉब्लम में ही गायब रहते हैं वो आता है। अगर वैसा अगर हमारा कोई नेता हो तो मुझे लगता है कि यूथ को भी किसी चीज़ की टेंशन की ज़रूरत नहीं है और जो क्राइसिस चल रहे हैं उनको भी किसी न किसी तरीके से आप जैसा नेता टैकल कर ही लेगा। ना होने का सवाल बहुत कम है। धन्यवाद। तो ऐसा मुझे लगता है कि आप जैसा अगर नेता बने तो ये हमारी खुशनसीबी होगी। और एक मेरा यही सवाल आपका छूट गया था कि ये तो आपने बता दिया कि आप नेता बनकर क्या कर सकते हो, जो कि प्रूव्ड आपने किया। ये नहीं हवाबाजी आपने नहीं बोली कि मैं जी ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, तो आपने क्लियर बात की। लेकिन आप मतलब आप अपने आप को क्या नेता में आप देखना चाहोगे, कौन से नेता में, या विधायक में, सीएम में? नहीं, पहले तो देखिए, सबसे पहले तो आपने अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए ही काम करना है, तो अपने आप को एमएलए के रूप में ही आपने देखना है। वो एक बेसिक चीज़ है। आप अगर डिमांड सीधी सीएम की करेंगे तो इसका मतलब आपके अंदर लालच है, फिर आप काम नहीं करना चाहते। तो काम करने के लिए आपका पद जरूरी नहीं है, काम करने के लिए आपकी सोच जरूरी है, आपका इंटेंट जरूरी है। तो मेरी इंटेंट सिर्फ इतना ही है कि अगर कोई मुझे नेता बनाना चाहता है तो मैं ज़रूर अपने प्रदेश की सेवा करना चाहूँगा। बहुत सारे मैंने मुद्दे भी आपको बताए हैं। ड्रग्स का भी एक ऐसा मुद्दा है जिसको पूरी तरीके से रोका जा सकता है। आप प्रदेश में शराब पूरी तरीके से बंद कर सकते हैं, सिगरेट पूरी तरीके से बंद कर सकते हैं, कोई ज़रूरत ही नहीं है उस चीज़ की। ठेके क्यों आपको दिख रहे हैं जगह जगह, बंद कर दीजिए। उसकी जगह दूध का आप ठेका खोल दीजिए, दूध बेचिए, लस्सी बेचिए, चाय बेचिए, अच्छी चीज़ें बेचिए। तो विकल्प आप बहुत ढूंढ सकते हैं, विकल्प आप बहुत लेके आ सकते हैं। एक सोच और इंटेंट की ज़रूरत है। तो मेरा तो सिंपल सा है कि बेसिक से शुरू करना है। बेसिक से शुरू करना है। तो चलिए, उम्मीद है हमें भी आने वाले समय में जब भी आपका ये सिस्टम बन जाएगा या आप जॉब से जब आ जाएंगे, क्योंकि उसके लिए तो आपको शायद मुझे लगता है जॉब से आना पड़ेगा ना। देखिए, ऐसा है, वही मैंने बात बीच में कही थी कि अगर कोई व्यक्ति खड़ा होता है और अपना सब कुछ छोड़ के वो खड़ा होता है और अगर उस समय पर कोई धोखा दे जाए तो फिर वो दोबारा खड़े होने की हिम्मत नहीं करेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर जनता सीरियस है किसी चीज़ को लेकर के, अगर वो सीरियसली चाहती है कि मैं आगे आऊँ, तो मुझे जॉब छोड़ने में कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, हमारा भी यही रहेगा। मतलब मैं तो पर्सनली चाहूँगा कि आप जैसे लोग या आप ही अगर हमारे प्रदेश में किसी भी नेता के पद पर होंगे तो मुझे लगता है कि क्योंकि लोहे की काट लोहा ही होता है, मुझे लगता है ना, लोहे को लोहे से ही मारा जाता है। तो अब इतनी प्रॉब्लम्स है, इनमें एक अज्ञानी इंसान आएगा तो वो ज़्यादा से ज़्यादा भाषण नहीं दे पाएगा। हमें चाहिए टेक्निकली काम करने वाला है ना, राइट। तो वो सारी चीज़ें वो आएगी तो मुझे लगता है काफ़ी चीज़ें बेहतर होने वाली है। और
अच्छा चलिए, अभी हमारी पॉडकास्ट का अंत करने की तरफ जर्नी शुरू हो रही है हमारी, लेकिन उससे पहले कुछ क्वेश्चन है मेरे जी। आपको लगता है कि जो पॉलिटिशियंस है उनको कॉर्पोरेट फंडिंग से बचना चाहिए या लेनी चाहिए, क्या लगता है आपको? बिल्कुल बचना चाहिए। फंडिंग तो किसी से मुझे लगता है उनको लेनी नहीं चाहिए पहले तो, क्योंकि वो फंडिंग का वैसे भी गलत इस्तेमाल करते हैं, सही इस्तेमाल करते नहीं। वो एडवर्टीजमेंट्स के लिए वो इस्तेमाल की जाती है फंडिंग। अच्छा। अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए सोशल मीडिया पे उसका इस्तेमाल किया जाएगा। जब इलेक्शन होंगे तो उस टाइम पे बड़ी बड़ी होर्डिंग्स लगाने के लिए उसका इस्तेमाल किया जाएगा, क्योंकि करोड़ों रुपए का खर्चा है। जो जैसे एक बीजेपी पॉलिटिकल पार्टी है या कांग्रेस पॉलिटिकल पार्टी है, इनके 500-500 करोड़ रुपए के खर्चे हैं इलेक्शन में, जो कि एक बहुत बड़ा अमाउंट है। वो 500 करोड़ को आप स्कूल बनाने में इस्तेमाल कर सकते हैं, हॉस्पिटल की अपलिफ्टमेंट में आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन वो वेस्ट किया जाता है। पहला प्रॉब्लम वो है। दूसरा, कॉर्पोरेट फंडिंग जब आप किसी चीज़ ले लेंगे, मान लीजिए अगर मैं आपको आज फंड कर देता हूँ, आज मैं आपको 2 करोड़ रुपए दे देता हूँ आपके पॉडकास्ट को इम्प्रूव करने के लिए, और मैं आपसे कोई लीगल काम करवाना चाहूँ ना, तो आप मुझे मना नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मैंने आपको पैसा दिया हुआ है। वही चीज़ होती है कॉर्पोरेट फंडिंग। अगर पॉलिटिकल पार्टी को वर्षा ही है। हाँ, अगर आप पॉलिटिकल पार्टी को मान लीजिए 10 करोड़ या 20 करोड़ दे रहे हैं, और उसके बाद वो कहते हैं कि मुझे टेंडर दिलवा दो, तो टेंडर उसी को जाने वाला है, फिर आम आदमी को टेंडर नहीं मिलने वाला है। और ये होता ही है। आप देखें, अडानी अंबानी की बातें चलती हैं, हम कहते हैं कि बीजेपी वहाँ अडानी अंबानी के साथ जुड़ी हुई है। मैं नहीं कहता हूँ जुड़ी है या नहीं, क्योंकि मुझे पता नहीं उसके बारे में, अभी मैं उसकी डिटेल में उस पर रिसर्च नहीं की है। लेकिन एक जनरल सी बात है कि अगर आप किसी से, कोई भी आपको मदद करेगा, कोई आपका दोस्त आपकी मदद करेगा, कल को अगर आपका दोस्त कहता है कि चल यार मेरी लड़ाई है, चल पड़ेगा, तो आप मना नहीं करेंगे, क्योंकि आप मना कर ही नहीं पाएंगे। तो यही है कॉर्पोरेट फंडिंग का सारा खेल, उनको नहीं लेनी चाहिए। चलिए, हमने बहुत सारे मुद्दे आज निकाले और मुझे लगता है कि ऑडियंस को हमारी अच्छे से समझ आ भी गए होंगे। बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी बताई हमने और उनके साथ ही साथ उनके सॉल्यूशन भी बताए। अब मैं ये चाहता हूँ आखिर में कि आप ऑल ओवर सा एक हमारी ऑडियंस को एक मैसेज दे दीजिए, जिसमें कि अब हमारी जो ऑडियंस है वो क्या सोच लेकर चले और इन प्रॉब्लम्स को किस तरीके से वो देखे, या अपना माइंडसेट क्या रखे वो इस करंट सिचुएशन में। करंट सिचुएशन बहुत बुरी है, हम आर्थिक संकट में हैं, बहुत बुरे संकट में हैं। तो आप सबसे पहले तो अपना दिमाग खुला रखिए, लॉजिकली सोचिए। अगर कोई आपको झूठ बोल रहा है तो आप झूठ को पकड़िए। सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा खेल बना हुआ है। सोशल मीडिया पे भी आपने किसको फॉलो करना है, किसको नहीं फॉलो करना है, किसकी बात सुननी है, किसकी नहीं सुननी है, कौन अच्छा है कौन बुरा है, इसका ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। तो उस ज्ञान को डेवलप कीजिए। और जितना भी यूथ है उसको तो मैं ये एक बहुत सिंपल सा मैसेज देना चाहूँगा कि वो स्किल डेवलपमेंट की तरफ अपना ध्यान रखे। जब मेरा मतलब है स्किल डेवलपमेंट से, तो जैसे आज की डेट में इंडस्ट्रीज़ की अगर मैं बात करूँ तो डिजिटल में बहुत ज़्यादा काम हो रहा है, टेक्नोलॉजी पे बहुत ज़्यादा काम हो रहा है, कंप्यूटर्स पे बहुत ज़्यादा काम हो रहा है। तो जैसे मशीन लर्निंग हो गई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गई, कोडिंग हो गई, तो उस तरह के कोर्सेज वो ज्वाइन करें। फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हैं, यूट्यूब पे भी आपको मिल जाएंगे और जगह पे भी आपको सर्टिफिकेट कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे, जिसमें आपको कोई पैसा नहीं लगता और आपको सर्टिफिकेट भी दिया जाता है। तो उस तरह के कोर्सेज करें। फालतू डांस करने में देखिए, आप करना चाहते हैं तो करिए, वो तो आपका शौक है, पर आप दिन में अगर 8 घंटे वही कर रहे हैं तो फिर आप अपने आप को अपलिफ्ट कैसे करेंगे, बिल्कुल नौकरी कैसे पाएंगे? क्योंकि एंड ऑफ द डे आपको नौकरी पानी है। सरकारी नौकरी का तो आपको पता ही है, सरकारी नौकरी में एग्जाम्स हैं, पहले वो एग्जाम्स आप क्लियर करेंगे, उसमें आप बहुत साल वेस्ट करेंगे, उसके बाद इंटरव्यू में सिफारिश चलेगी, तो आपको नौकरी मिलेगी या नहीं मिलेगी वो तो श्योर है ही नहीं। तो सरकारी का तो भूल ही जाइए। और अब जो आर्थिक संकट है उसमें सरकारी नौकरी नहीं मिलने वाली, अब मिलेगी कॉन्ट्रैक्ट की जॉब्स, कॉन्ट्रैक्ट वाली। और कॉन्ट्रैक्ट की जॉब में क्या है, 10,000 दिए और आपको 10 साल के लिए फंसा दिया उसमें। आज की डेट में 10,000 में किसका घर चलता है? नहीं चला सकते आप, रेंट ही उससे ज़्यादा है। तो आपको जब तक आप अपनी स्किल्स को इम्प्रूव नहीं करेंगे आप कुछ नहीं कर पाएंगे। अब आप ही एक देखिए ना, आप अपनी ऑडियंस के लिए कितना बड़ा एक आप रोल मॉडल बन सकते हैं। आपने कहाँ से अपनी जर्नी शुरू की? आप अपनी पहली वीडियो देखिए और आज की वीडियो देखिए, उसमें ज़मीन आसमान का अंतर होगा। राइट। आपने स्किल इम्प्रूव की, चाहे वो एडिटिंग स्किल है, चाहे वो बात करने की स्किल है, आपने भी तो अपनी स्किल्स को इम्प्रूव किया ना। 100%। अगर आप अपना समय बर्बाद करते तो शायद आप आज यहाँ ना होते। राइट। तो यही आप मैसेज दे सकते हैं अपनी ऑडियंस को, क्योंकि आप एक बहुत बड़ा रोल मॉडल हैं अपनी ऑडियंस के लिए, वो आपको ऑलरेडी फॉलो कर रहे हैं। तो मैं तो यही कहूँगा सबसे कि कम से कम आप इन्हें ही देखिए और इनसे ही कुछ सीख लीजिए। चलिए, बहुत अच्छा आपने कहा, और मेरा भी यही है कि चलिए हम भी
अपनी अपनी लाइन में, जैसे इन्होंने कहा कि फर्स्ट वीडियो से अभी तक हम इम्प्रूवमेंट करते ही आए कि अपने आप को किस तरीके से इम्प्रूव किया जा सके। और बहुत सारी चीज़ें इस जर्नी में हमने तो बहुत सारी चीज़ें देखी है। और जैसे आप भी अब भारत से दूसरे देश जाने का भी एक अपनी अलग जर्नी होती है, कैसे दूसरी जगह में जाके आपने एडजस्ट करना, आपकी भी एक अलग जर्नी। अगर आप भी उस चीज़ को अगर ना करते तो इतने बड़े मुकाम पर आप नहीं हो सकते। तो इसलिए ऑडियंस के लिए भी यही है कि जो भी आप कर रहे हो उसमें उसको जैसा कहा कि सर ने कि टेक्निकली थोड़ा सा साउंड हो जाए, जो भी कोडिंग्स है वो सीख सकते हैं, डिजिटली जो भी चीज़ें हो रही है उनको आप सीख सकते हो और अपने आप को इम्प्रूवमेंट करते रहिए। सरकारी नौकरियों का तो अब क्या कह सकते हैं, वो तो मिलेगी ना मिलेगी कुछ नहीं कह सकते, बट अपने आप को इम्प्रूव करते रहिए। और मैं एक बार फिर से धन्यवाद करता हूँ निखिल सर बहुत आपका धन्यवाद, आपने मुझे बुलाया। आपकी टीम बहुत अच्छी है और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आप आगे और बढ़ें। थैंक यू सो मच निखिल जी। और आज भी हमें भी बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली। तो चलिए दोस्तों, अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो कमेंट ज़रूर करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आपके कुछ विचार हैं वो आप कमेंट में लिख दें। इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें, क्योंकि मुझे लगता है कि इन मुद्दों को बहुत ज़्यादा स्प्रेड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जो दूसरी चीज़ें हैं वो तो आप लोग शेयर करते ही हो, किसी का गाना आ गया, किसी की डांस वीडियो आ गई, किसी का कुछ आ गया, वो तो चलो शेयर बिना सोचे समझे शेयर कर ही देते हो। लेकिन ये वीडियो को शेयर करना आपकी हर एक नागरिक की मुझे लगता है जिम्मेदारी है। और हमारे निखिल सर की यूट्यूब की आईडी, निखिल सर का यूट्यूब का चैनल, इंस्टाग्राम की आईडी और जो भी कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं वो हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में रहेगी। कोई सवाल पूछना चाहता है, क्योंकि मुझे पता है आपके मन में बहुत सारे सवाल उठे होंगे कि ये मैं पूछ सकता हूँ या ये मैं पूछ सकती हूँ, तो आप प्लीज़ इन्हें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में ज़रूर जाएँ। अच्छा, मेरा एक छोटा सा एक ये था कि आप महादेव को मानते हैं? बिल्कुल। तो मेरी तरफ से आपके लिए एक गिफ्ट है। अरे वाह, बहुत, ये तो आपने बहुत एफर्ट किया। नहीं बहुत कुछ एफर्ट नहीं किया। अरे ये तो मैं इसको अच्छे तरीके से एक्सेप्ट करूंगा, ऐसे नहीं, क्योंकि महादेव की जहाँ बात आ जाए वहाँ तो इनकार कर ही नहीं सकता इंसान। तो और ये अभी पहन लेंगे इसको। जी, ये महादेव का आशीर्वाद। जी हमने तो बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए, बहुत थैंक यू धन्यवाद। तो चलिए दोस्तों, तब तक के लिए देखते रहिए द लिमिटलेस टॉक। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए। सर का चैनल भी हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहां पर जाएं, वहां पर भी और भी मुद्दों पर सर ने बात की है। जाएं, वीडियो को चेक करें और सर के चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए, तब तक के लिए देखते रहिए द लिमिटलेस टॉक। जय भोलेनाथ।